नमस्कार दोस्त। मैं गजेंद्र यादव जीवा क्लासेस पे आपका सबका स्वागत करता हूँ। जो हॉस्टल वार्डन की जो वैकेंसी निकली है ईएमआरएस में, ठीक है, उसमें एक टॉपिक है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या था। इस अधिनियम का उद्देश्य था ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 18 वर्ष महिलाओं में और 21 वर्ष पुरुषों में से कम हो, ऐसे व्यक्ति अगर शादी करते हैं तो उस शादी को कैसे रोका जा सकता है, तो इसके लिए कुछ अधिनियम बनाए थे। यह अधिनियम पहले भी 1929 में सादा एक्ट के तहत बनाया गया था, लेकिन उसी में कुछ संशोधन करके और एक नए नियम की आवश्यकता पड़ी, जिसे हम आज पढ़ते हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के रूप में। इस अधिनियम में कुल 21 धाराएं हैं, ठीक है, 21 धाराएं हैं। और इस अधिनियम को जब लागू किया गया था तो 1 नवंबर 2017 को पूरे भारत में लागू हुआ था। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण धाराएं जो काम की हैं अपने इस वैकेंसी के लिए, तो उनमें से अपन गिनी चुनी धाराएं पढ़ेंगे। यह पहली धारा है, जैसे अपन कहते परिभाषाएं। जो परिभाषाएं हैं वो धारा 2 में दी गई हैं। जैसे पहली कहते बालक। बालक किसे माना जाएगा? बालक ऐसे, जो बालक की परिभाषा दी गई है इसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए है, जिसमें पुरुष की आयु 21 से कम हो और महिला की आयु 18 से कम हो, उन दोनों को हम बालक की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। इसमें से एक परिभाषा और आएगी बंधन में आने वाला पक्षकार। बंधन में आने वाला पक्षकार, इसमें दोनों में से कोई भी एक पक्ष जिसका विवाह क्या तो होने वाला हो या हो चुका हो, उसे कहेंगे अपन पक्षकार। बंधन में यानी बंधन में बंधा हुआ होता है वो, ठीक है। और कहते हैं अपन बाल विवाह, ठीक है। कौन सा? बाल विवाह। बाल विवाह से रिलेटेड क्या है? जैसे बाल विवाह से माना जाएगा जिसमें कहा जाए कि दोनों पक्षकारों में से कोई भी एक पक्षकार क्या हो, उसमें से कोई एक बच्चा क्या हो, बालक हो, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? बाल विवाह के अकॉर्डिंग माना जाएगा, ठीक है। यानी कि सीधी सी बात कहें तो अपने समाज में जैसे भी देखा होगा तुमने कि कोई भी व्यक्ति है या कोई भी बच्चा है कि उसकी उम्र पूरी होती नहीं है, लेकिन उसे पहले से ही उसकी शादी कर दिया। पहले बहुत सारे होता था, लेकिन अब तो काफी हद तक कम है, लेकिन फिर भी ये अधिनियम बहुत काम का है, ठीक है। अवयस्क। अवयस्क किसे माना जाएगा? जनरली कहा जाता है कि भारत में 18 वर्ष जिसकी उम्र पूरी कर चुका हो वह व्यस्क माना जाता है, लेकिन शादी की उम्र एक व्यस्क के तौर पर नहीं मानी जाती है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति अधिनियम 1875 के अंतर्गत व्यस्क होते हैं, लेकिन इसमें अव्यस्क माने जाएंगे। कैसे? जैसे कि उम्र तो, जैसे पुरुष की उम्र तो 21 साल रखी गई है और महिला की 18 वर्ष रखी गई है, जबकि एक व्यस्क तौर पर कहा जाता है कि 18 वर्ष कंप्लीट कर चुके चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति को व्यस्क नहीं माना जाएगा शादी के लिए, जो 1875 के अधीन में रखा जाता है, ठीक है। व्यस्क होते हुए भी क्या है, वो अव्यस्क है, ठीक है। अगला देखिए, तो शून्यकरण विवाह धारा 3 ये क्या होती है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि प्रत्येक ऐसा बाल विवाह शून्यकरण की श्रेणी में रखा जाएगा जिसमें विवाह बंधन में आने वाला कोई पक्षकार विवाह के समय बालक हो, चाहे ऐसा विवाह इस अधिनियम के आने से पहले संपन्न हुआ हो या फिर बाद में। यानी कि सीधी सी बात कहें कि शादी हो चुकी है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन शादी के समय पे जो व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से, महिलाओं की आयु 18 वर्ष से कम और पुरुषों की 21 वर्ष से कम थी, तो शादी के बाद भी ऐसा विवाह क्या माना जाएगा? शून्यकरण विवाह माना जाएगा। ऐसे बाल विवाह में संबंध में विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार द्वारा जो विवाह के समय बालक था, जिला न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करते शून्यता का फरमान प्राप्त कर सकता है। यानी कि अगर वो मानता है कि यह नाबालिग, यानी उसे हो उस वक्त इसकी मानसिक स्थिति ऐसी थी नहीं कि वह इस चीजों को समझ सके, तो ऐसी कंडीशन पे वह जिला न्यायालय के समक्ष याचिका देके उसे शून्यकरण की परिभाषा में परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। न्यायालय में अर्जी फाइल किए जाने के समय या जिला न्यायालय में अर्जी दायर करते समय, ठीक है, ये कर सकते हैं। डिग्री प्रदान करते समय जिला न्यायालय विवाह के दोनों पक्षकारों या उसके माता पिता या संरक्षकों को यह निर्देश देते हुए आदेश जारी करेगा कि दूसरा पक्षकार उसके माता पिता या संरक्षक को विवाह के अवसर पर या दूसरे पक्षकार के प्राप्त मूल्यवान वस्तुएं, आभूषण, अन्य उपहार, इन सबके मूल्य के बराबर रकम धन लौटा दे। भाई सीधी सी बात है,
दो शादियां होती हैं, उस शादी में देखा होगा जनरली पुरुष वर्ग को महिला वर्ग के साइड से कुछ दहेज, जैसे दहेज या गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। अगर ऐसा विवाह शून्यकरण ही कर दिया गया है तो स्वाभाविक सी बात है, ऐसे विवाह शून्यकरण की स्थिति में वर पक्ष को जो भी वधु पक्ष से जो भी पैसा या जो भी मूल्यवान वस्तु मिली होगी वैसे उसे लौटानी पड़ेगी। अगर मान लो कि मूल्यवान वस्तु है ही नहीं है, ठीक है, तो उस मूल्यवान वस्तु के बराबर उसके रकम देनी पड़ेगी। ये इस अधिनियम में शून्यकरण धारा 3 के अकॉर्डिंग कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन भी ऐसे बनेगा कि अगर कोई पक्षकार पैसे अगर लौटाता है या रकम का रखा गया तो ये किस अधिनियम में किस धारा में रखा गया? इस अधिनियम की धारा 3 में रखा गया है। ठीक है, बाल विवाह के बंधन में आने वाली महिला पक्षकार के भरण पोषण निवास के लिए उपबंध, यानी कि ये धारा कहा गया है कि ये धारा कौन सी है? तो ये धारा 4 में बात कही गई। अब धारा 4 में क्या क्या व्यक्ति है ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है, डिक्री प्रदान करते समय जिला न्यायालय बाल विवाह के बंधन में आने वाले पुरुष पक्षकार को, यदि ऐसे विवाह बंधन में आने वाला पुरुष पक्षकार अवयस्क है, अवयस्क यानी कि 18 वर्ष से कम है, तो उसके माता पिता, ठीक है, संरक्षण को विवाह के बंधन में आने वाली महिला का उसके पुनर्विवाह तक भरण पोषण रख रखाव और भुगतान करने के लिए निर्देश देते हुए अंतरिम या अंतिम आदेश दे सकता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर वयस्क बच्चा अगर वयस्क है ही नहीं लेकिन फिर भी उसका विवाह कर दिया गया था, तो उस स्थिति में महिला तो शादी कर चुकी थी, अवसर कर चुकी थी, तो विवाह तो अमान्य हो जाएगा। लेकिन उसकी जिंदगी खराब ना हो तो उसका पूरा भरण पोषण रख रखाव भुगतान के लिए कौन जिम्मेदार होगा? वो वर पक्ष उसका पूरा जिम्मेदारी उठाएगा जब तक कि उसकी शादी ना कर दी जाए। ठीक है, अब दिए जाने वाले भरण पोषण में मात्रा का निर्णय जिला न्यायालय द्वारा बालक की आवश्यकताओं, अपने विवाह के दौरान ऐसे बालक द्वारा भोगी गई जीवन शैली, भुगतान प्रदान करने वाले पक्षकार की आय के साधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। अब भाई सीधी सी बात है, अभी मैंने कुछ टाइम पहले अखबार में ही देखा था कि एक महिला 2 करोड़ का एक मतलब डिवोर्स में, मान लो डिवोर्स में 2 करोड़ का भुगतान मांग रही थी। ठीक है, कि मुझे एलिमनी दिया है कितने 2 करोड़ की। अब भैया सामने वाले के सक्षम है कि नहीं है, जिला न्यायालय इस आधार पे ही कुछ भरण पोषण की सीमा को तय करता है कि वह महिला अगर भरण पोषण लायक कितना दे सकते हैं, उस आधार पे ही इसमें डिसीजन लिया जाएगा, है ना। भरण पोषण की जो रकम है वो मासिक और एक मुश्त मतलब होता है इकट्ठी दे दी जाए, जैसे कि उनसे आमने सामने डील हो जाए कि 5 लाख 10 लाख जो भी देना है वो एक मुश्त भी हो सकती है, या फिर मासिक आधार पर हर महीने 15,000 10,000 जो भी उसकी क्षमता के अनुसार उसे पैसे दिए जा सकते हैं, इसे कहा जाता है। ठीक है, बाल विवाह के जन्मे बालकों का भरण पोषण अभिरक्षा, ये धारा 5 में कहा गया है। यदि बाल विवाह में कोई बच्चा जन्म ले लेता है, उसका भरण पोषण की जिम्मेदारी क्या होगी, इस बारे में धारा में कहा गया है। जैसे जहां बाल विवाह में जन्मे बालक जिला न्यायालय है ऐसे बालकों की अभिरक्षा के लिए समुचित आदेश जारी करेगा। इस धारा के अधीन बालक की अभिरक्षा के लिए कोई आदेश करते समय बालक के कल्याण, सर्वोत्तम हितों जिला न्यायालय द्वारा सर्वोपरि ध्यान में दिया जाएगा। न्यायालय रखरखाव के उचित आदेश किया भी देगा और मुलाकात के आदेश भी जारी करेगा। यानी कि अब बाल विवाह तो हो चुका है, लेकिन ऐसी कंडीशन पे कई बार होता है कि बच्चे का जन्म हो चुका होता है, बाद में ये सब प्रक्रियाएं चलती हैं कि मेरा जो विवाह था बाल अवस्था में हो गया था, लेकिन अब तुम्हारा तो बाल अवस्था में जब शादी हो चुकी थी, लेकिन उसी बीच आपका एक बच्चा भी जन्म हो चुका था, भले नाबालग, तो उस स्थिति में उस बालक का क्या किया जा सकता है, तो उसके बारे में संबंध दिया गया है। अगर बालक को फिर ऐसी कंडीशन पे कई बार होता है कि सेपरेट कर दिया जाता है, माता को दे दिया जाता है, पिता को दे दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन पे न्यायालय आदेश यह भी दे सकता है कि वहां पे अगर पिता पक्ष में है तो माता पक्ष को मिलने का समय दिया जाए, माता पक्ष में है तो पिता पक्ष को मिलने का समय दिया जाए, तो ऐसे आदेश भी जारी कर सकता है। ठीक है, यह है जिला न्यायालय के अधीन में रहता है। तो ये धारा कौन सी मोस्ट इंपोर्टेंट धारा ध्यान रखना, 5 धारा में कहा गया। ठीक है, आगे देखें तो बाल विवाह से जन्मे बालों की वैधता, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इसे भी समझना जरूरी है कि बालकों की वैधता क्या होगी भाई। अब बाल विवाह में बच्चा तुमने तो जन्म ले लिया या फिर गर्भावस्थावित में है, उससे पहले ये चीजें लग गई हैं, जैसे कि मान लो कि 9 महीने के पेट में 9 महीने की स्थिति है, उसमें महिला के पेट में है या बालक जन्म ले चुका है, ऐसी स्थिति में वो बाल विवाह में जो बच्चा पैदा हुआ उसकी स्थिति क्या होगी।
ठीक है। अब विवाह शून्यकरण भी कर दिया गया, शून्यकरण मतलब अवैध हो गया ये वचन, इससे कोई लेना देना नहीं है कि भाई ये तो आप सेपरेट रह सकते हो। लेकिन ये सेपरेशन वाली स्थिति में वो बच्चा तो पैदा हो चुका है ना, और उस बच्चे का क्या होगा इस वाली स्थिति पे, यहाँ पे जब डिसीजन दिया जाता है तो वैधता के आधार पर डिसीजन जिला न्यायालय करता है। तो ये धारा कौन सी है, धारा 6, ठीक है। और यह बालक वैध माना जाएगा, अवैध नहीं। अवैध बच्चों में भी वैध अवैध तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ये जिला न्यायालय के अधीन ये बातचीत रखी गई है, ठीक है। करें धारा 8 की बात करें। धारा 8 में 3, 4 एवं 5 के तहत राहत देने के प्रायोजन के लिए अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं। अधिकार क्षेत्र में मतलब ये होता है कि जिला न्यायालय उस अधिकार क्षेत्र में आ सकता है जिसमें प्रतिवादी का या तो बच्चा रह रहा हो, या फिर जहां पे उनका विवाह संपन्न हुआ हो, या दोनों पक्ष अंतिम बार एक साथ रहते थे, या याचिकाकर्ता की स्थिति के आधार पर उस तारीख पर रह रहा है। यानी कि जहां पे वर्तमान में उसने ये आवेदन दिया है और वहां पे उस तारीख को जिला न्यायालय उसका अधिकार क्षेत्र, यहाँ पे आने की केस लड़ सकता है। की सीधी सी बात करते हैं तो इसमें केस लड़ने की आधार पर बात की जाती है, ठीक है। अब इस अधिनियम में मैंने कहा था कि 21 धाराएं हैं, उन 21 धाराओं में से कुछ गिनी चुनी धाराएं हैं जिनमें कुछ सजा का प्रावधान है। उस प्रावधान में धारा कौन कौन सी हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो मैंने अलग से वो कॉलम बना के दे दिया जिसमें उनको सजा दी जाती है। तो पहले बात करेंगे धारा 9। धारा 9 क्या है, तो बाल विवाह करने वाले पुरुष या वयस्क के लिए दंड, ठीक है। जो पुरुष वयस्क मतलब 18 वर्ष से उम्र पूरी कर चुका हो, ऐसे वयस्क के लिए इसमें दंड की प्रक्रिया दी गई है, ठीक है। तो क्या है इसमें देख लेते हैं एक बार। जब 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई पुरुष व्यक्ति वयस्क होते हुए बाल विवाह करेगा तो वह कठोर कारावास से संबंधित होगा, ठीक है, जिसकी अवधि क्या होगी, 2 वर्ष। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है कि इसमें सजा का जो अवधि होती है वो कितनी होती है, 2 वर्ष। और साथ ही साथ इसमें जुर्माने की भी एक राशि होती है। जुर्माना कितना होता है, तो 1 लाख रुपए, या फिर यह दोनों भी हो सकते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा कि धारा 9 के तहत कितनी सजा दी जाती है, तो इसमें रहेगा 2 वर्ष की सजा रहेगी, या तो 1 लाख का अर्थदंड होगा, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। ऐसा ये जिला न्यायालय के अधीन में रहता है, ठीक है, या स्वयं विवेक उस पर रहता है। अगला है बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड। धारा 10। धारा 10 में क्या है, जो अनुष्ठान करने वाले के लिए दंड होगा। अनुष्ठान मतलब होता है जो उस विवाह को संपन्न करा रहा है उसके लिए बात कही गई है, ठीक है ना, किसके लिए, जो, ठीक है। तो धारा 10 में जो कहा गया है कि जो बाल विवाह अनुष्ठान में बाल विवाह करवाएगा, ठीक है ना, जैसे कि बात करें अपन बाल विवाह कराएगा, ठीक है, जो बाल विवाह कराएगा यानी अनुष्ठान को उत्प्रेरित करेगा, ठीक है ना, उसे कठोर कारावास दिया जाएगा। कठोर कारावास का वही है, 2 साल की सजा हो सकती है, या फिर उसको 1 लाख तक का जुर्माना तक बढ़ाया जा सकता है। यह तब तक माना जाएगा जब तक कि वह ये साबित ना कर दे कि वह जो उसने विवाह करवाया था या करा था कि वह बाल विवाह क्या नहीं है, बाल विवाह के अधीन में नहीं आता है। जब तक कि ये डिसाइड ना हो जाए तब तक के लिए से ये चीजें रखी जाएंगी, ठीक है। तो बाल विवाह देने या अनुमति, अब अगली है जो धारा 11, ठीक है। अब धारा 11 में क्या, बाल विवाह को बढ़ावा देने या अनुमति देने के लिए सजा, ठीक है। तो इसमें भी सजा का प्रावधान है। धारा 11 में क्या सजा का प्रावधान है, तो उसे भी अपन एक बार देख लेते हैं। जहां कोई बालक विवाह करेगा या कोई व्यक्ति जिस पर उस बालक की जिम्मेदारी है, चाहे वो माता पिता हो या संरक्षक हो या कोई इनमें से कोई भी ऐसा संगठन, सदस्य या व्यक्ति समूह
वह कोई ऐसा कार्य करता है जिससे कि बाल विवाह को बढ़ावा दिया जा सकता है ना, या फिर अनुमति मिल रही है उसे, है ना, बाल विवाह करने के लिए, तो ऐसे बाल विवाह को रोकने में लापरवाही भी वो दिखाता है। तो विवाह को लापरवाही दिखा रहा है, विवाह को रोक भी नहीं पा रहा है, या उस विवाह में उपस्थित रहता है तो उपस्थित होकर वह अपना सहयोग देता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है, जो 2 वर्ष की ही होगी, और दंडनीय अपराध वही 1 लाख का होगा, या दोनों भी हो सकते हैं। यह भी धारा किसके अकॉर्डिंग आती है? धारा 11। लेकिन इस धारा में 11 में किसको अनुमति दी गई है? जो संरक्षक के तौर पर दिए जा रहे हैं उन पे। एक नोट वाली बात है, नोट वाली बात यह है कि इस अधिनियम में अपराधी संज्ञेय और गैर जमानती होंगे, यानी कि उनमें जमानत नहीं दी जा सकती, परंतु स्त्री को कारावास के लिए इसमें दंडनीय नहीं होना पड़ेगा। यानी स्त्री को इनको अलग रखा गया है कि स्त्रियों को दंडनीय कारावास नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा हाँ कि आर्थिक दंड जरूर दिया जा सकता है, लेकिन दंडनीय कारावास नहीं दिया जा सकता है ना। अगले देखें तो धारा 12। धारा 12 क्या कहती है? ठीक है, धारा 12 कहती है कुछ परिस्थितियों में नाबालिग बच्चे का विवाह शून्य होगा। अब कैसे होगा? तो धारा 12 में क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार। धारा 12 कह रहा हूं, जहां कोई बच्चा, ऐसा बच्चा जिसमें कहा गया है कि वह बच्चा नाबालिग होते हुए है, तो नाबालिग होता तो उस स्थिति में क्या होगा? ठीक है, वह शून्य ही माना जाएगा। शून्य कैसे माना जाएगा? यदि कोई अभिभावक संरक्षक से बाहर ले जाया जाता है या फुसलाया जाता है, जैसे जल्दी देखा हो जो नाबालिग बच्चे या बच्चियां होती हैं, उनको जैसे मान लो कि एक लड़का वयस्क है और वह नाबालिग बच्ची को पहला फुसला कर क्या जाता है, बाहर ले जाता है, वहां से उसे शादी कर लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में धारा 12 के अकॉर्डिंग वह विवाह शून्य ही मान लिया जाएगा। वह विवाह चाहे उसने कोर्ट में किया हो या किसी भी कंडीशन पे किया हो, चाहे फर्जी दस्तावेज इसलिए, लेकिन अगर वो बालक नाबालिग है तो वह विवाह क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, और बलपूर्वक मजबूर किया जाता है या किसी धोखेबाज तरीके से किसी स्थान से ले जाने के लिए प्रेरित किया जाता है। ठीक है, कई बार होता है धोखेबाजी से उसे विवाह के लिए ले जाया गया, दूसरे स्थान पर उसे शादी कर ली गई, तो ऐसे विवाह में ही अगर वो नाबालिग है तो भी शून्य माना जाएगा। विवाह के उद्देश्य से बेचा जाता है। ठीक है, ऐसे है कि नाबालिग को क्या कर लिया है, नाबालिग होते हैं, कई बार गरीबों में देखा होगा, या फिर आदिवासी महिलाओं में देखा होगा, या फिर ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में देखा होगा जहां पे बच्चे को क्या बेच दिया जाता है शादी के लिए। ठीक है ना, कि उनकी बोलियां लगा दी जाती हैं, या कहा जाए तो पैसे लगाकर उनको बेच दिया जाता है माता पिताओं के द्वारा, भले वो नाबालिग हैं। अगर ऐसी स्थिति में भी उनको बेचा जा रहा है या विवाह के लिए मजबूर किया जा रहा है, और वह यदि वह नाबालिग की शादी हो भी जाती है, मान लो कि उसकी शादी हो भी गई है, तो नाबालिग को शादी को बेच भी दिया जाता है, तो क्या होगा? उसे संबंधित में उसे अनैतिक कार्यों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसे विवाह को ही शून्य माना जाएगा, विवाह अनमान्य होगा, है ना। तो ये सीधी के सीधे कौन सी धारा 12 के अकॉर्डिंग में 3-4 चीजें दी गई हैं, उसे आप समझ लेना। ठीक है, अगला आता है धारा 13। ठीक है, धारा 13 में क्या कहा जाए? धारा 13 कहती है, धारा 13 में यदि कोई प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट को, है ना, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट है, उसमें बाल विवाह प्रत्येक अधिकारी के द्वारा एक आवेदन दिया जाता है, या किसी व्यक्ति के द्वारा उसको शिकायत की जाती है। ठीक है, अन्यथा कोई सूचना प्राप्त होने पर, यानी कि सीधी सी बात कहें कि ये मालूम पड़ गया है कि न्यायाधीश को कि कोई व्यक्ति बाल विवाह करवा रहा है, और ये व्यक्ति को सूचना कहीं से ही मिल सकती है, या विवाह प्रतिशत अधिकारी हो सकता है, या कोई व्यक्ति हो सकता है, या कहीं से सूचना प्राप्त हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में ये मजिस्ट्रेट मान सकता है कि इस अधिनियम का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। उल्लंघन होने के स्थान पर, ठीक है, तो या उल्लंघन हो रहा है या अनुष्ठान किया जाने वाला, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट क्या करेगा? उस विवाह को प्रतिषेध के लिए एक निषेधाज्ञा निकालेगा। निषेधाज्ञा का मतलब होगा कि उस विवाह को निषेध करना, ये मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र में होता है। ठीक है, दूसरी बात करें तो प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट हो या महानगर मजिस्ट्रेट न्यायालय, कि यह जो डिसीजन लेगा किसी विश्वसनीय रिपोर्ट या सूचना के आधार पर लेगा, या फिर ऐसा लगता है तो वह स्वप्रेरणा के आधार पर भी ये डिसीजन ले सकता है। लेकिन हाँ, याद रखना कि कोई निषेधाज्ञा किसी व्यक्ति के विरुद्ध तब तक नहीं निकाला जा सकता है जब तक कि उस व्यक्ति को या उस संगठन को या उस व्यक्ति समूह को विरुद्ध दिया जा रहा है, जब तक उस न्यायालय उस व्यक्ति को, उस संगठन को या सदस्य को पहले से सूचना ना दे। यानी कि शादी से पहले हो रही है तो ऐसी कंडीशन पे न्यायालय उसे पहले
एक सूचना देगा कि आप ऐसा कर रहे हो, तो उसका एक प्रमाण दो कि ये बाल विवाह है, ना कि बाल विवाह नहीं है, ये जो है विवाह एक विधिपूर्ण है जो जो सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ऐसी कंडीशन पे कहा जाता है। ठीक है, अब भाई लेकिन अगर शादी ही होने वाली है तो ऐसी कंडीशन पे क्या होगा, तो तात्कालिक मामले में अदालत के पास बिना सूचना दिए ऐसी शक्ति के आधार पर वो क्या कर सकता है, उसे रोक सकता है, या व्यादेश मतलब वही निषेधाज्ञा निकाल सकता है। तात्कालिक मामले में, इमरजेंसी वाले मामले की 1 घंटे में 2 घंटे में शादी होने वाली है, उसमें सूचना क्या देगा, सीधी सी बात है, तो वहां पे आके उसे रोकेगा। एक बात है ध्यान रखना कि यदि कोई व्यक्ति यह जानते हुए भी जिसके खिलाफ व्यादेश निकाला गया है, व्यादेश निषेधाज्ञा निकाली गई है, और वह इस निषेधाज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, ठीक है, यानी कि उसकी अवज्ञा कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे 2 वर्ष तक की सजा मिलेगी और जुर्माने यानी कि 1 लाख तक जुर्माना भी लग सकता है, या दोनों दंडनीय भी हो सकते हैं। नोट वही याद रखना कि महिलाओं को इस अधिनियम के तहत कारावास दंडनीय नहीं होगा, लेकिन आर्थिक दंड जरूर दिया जा सकता है। ठीक है, अगला देखिए धारा 14। ठीक है, कुछ इंपोर्टेंट धाराएं जो ली मैंने, धारा 14, किसी भी बाल विवाह के विरुद्ध जब तक व्यादेश जारी किया जाता है, चाहे वह अंतरिम हो, तो निषेधाज्ञा की अवज्ञा कर विवाह का आयोजन किया जाता है तो ऐसा विवाह प्रारंभ से ही शून्य माना जाएगा। यानी कि पहले से ही निषेधाज्ञा या व्यादेश निकाल दिया गया है, लेकिन फिर भी व्यक्ति क्या कर रहे हैं, उस विवाह को करा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में चाहे विवाह भले संपन्न हो जाए, संपन्न होने वाली स्थिति में भी वो विवाह क्या माना जाएगा, शून्य, यानी कि वह विवाह माना ही नहीं जाएगा, सीधा वह विवाह अमान्य माना जाएगा। अगली धारा है मोस्ट इंपोर्टेंट, धारा 16। ठीक है, बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी के कर्तव्य क्या होंगे, इस धारा में कहा गया है कि उसके कर्तव्य क्या होंगे, तो ये देख लेते हैं, लास्ट है ये बस। ठीक है, बाल विवाह के अनुष्ठान पर कार्यवाही करने का ये अधिकार भी किसके होगा, प्रतिशत अधिकारी के पास होगा। इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्रित करेगा, यानी कि जो इस अधिनियम का उल्लंघन कर रहा है कि वह उसके खिलाफ क्या लाएगा, सबूत जुटाएगा कि ये बाल विवाह है भी कि नहीं है, उसके खिलाफ ये सबूतों को लेगा। ठीक है, स्थानीय लोगों को सलाह देगा कि वे बाल विवाह को बढ़ावा देने या उसके सहायकता देने या बाल विवाह से होने की अनुमति देने या उसमें शामिल होने में अपना योगदान ना दे। यह सुझाव दे सकता है, जनरली प्रचार प्रसार के द्वारा ये कहा जाता है कि बाल विवाह को रोका जाए, किस तरीके से ये अधिकार भी किसके होते हैं, प्रतिशत अधिकारी के पास ही होते हैं जो बाल विवाह को रोक सकता है। ठीक है, बाल विवाह के परिणाम से होने वाली बुराई के बारे में जागरूकता पैदा, यानी कि स्वाभाविक से बाल विवाह होगा तो क्या उसके परिणाम होंगे, क्या उसकी बुराइयां हैं, क्या उसके नुकसान हैं, इसकी जागरूकता फैलाना भी ये प्रतिशत अधिकार के आधार में धारा 16 में कहा गया है। बाल विवाह के मुद्दे पर समुदाय को संवेदनशील बनाए रखना, ये भी है, ऐसा नहीं है कि गैर संवेदनशील काम करके अपनी शक्ति प्रयोग करके ऐसा ना हो कि वहां पे माहौल खराब किया जा सकता है। ठीक है, सरकार द्वारा निर्देशित किए जाने वाले विवरण और आंकड़े प्रस्तुत करना, यानी कि पूरे साल या पूरे उस महीने में या उस हफ्ते में कितने बाल विवाह हो रहे हैं, उस क्षेत्र के आधार पर देखा जाता है, वहीं पे कई योजनाएं भी निकाली जाती हैं जिससे कि वह बाल विवाह को रोका जा सकता है। एक आधार पर होता है आंकड़े, यानी कि इस आंकड़े के आधार पर देखा जाता है कि सबसे ज्यादा बाल विवाह कहाँ होते हैं। मध्य प्रदेश में जनरली बैतूल वाले क्षेत्र में बाल विवाह देखने को मिलते हैं। सरकार द्वारा सौंपे गए ऐसे कर्तव्यों का पालन भी यही करेगा। ठीक है, ये कुछ इंपोर्टेंट धाराएं थी, ठीक है, जिन्हें मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है। इसका ये पीडीएफ है जो मेरे टेलीग्राम चैनल जीवा क्लासेस पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसे देख के एक बार पढ़ सकते हैं, इंपोर्टेंट है, काफी चीजें हैं और जो है। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।